नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुद्दुचेरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 4 लेन वाले 56 किलोमीटर लंबे NH-45A राजमार्ग का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले दिनों में असम और पूर्वोत्तर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्य बनेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र ने 7 राज्यों में उच्च स्तरीय दल का गठन किया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्ष सभी समझौतों और नियंत्रण रेखा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम का पालन करने पर सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATA पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने के बारे में आज फैसला करेगा। सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा बांग्लादेश के स्वाधीनता दिवस से शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा न लेने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता दी। और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज 3 विकेट पर 99 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार पुद्दुचेरी के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वे आज पुद्दुचेरी में 30 अरब रुपए मूल्य से अधिक की कई कल्याणकारी परियोजनाओं के अनावरण और शिलान्यास के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कराईकल जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 45A के 56 किलोमीटर खंड की 4 लेनिंग कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। It would make you happy that the foundation stone to 4-lane the National Highway 45A is being laid. This is a 56-kilometer Sattanathapuram Nagapattinam the stretch covering Karaikal district. Certainly, connectivity will improve, economic activity will peak speed. At the same time, it will improve access to the holy Saniswaran temple. It will also provide easy interstate connectivity to the Basilica of our Lady of Good Health and Nagor Dargah. श्री मोदी ने करीब 5 अरब रुपए की लागत से बनने वाली जिपमर कराईकल भवन का भी शिलान्यास किया, जो अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। श्री मोदी ने सागरमाला योजना के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले एक छोटे बंदरगाह की भी पुद्दुचेरी में आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि इस बंदरगाह से चेन्नई से संपर्क बेहतर होगा और पुद्दुचेरी के उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। The coast is the soul of Pondicherry. There is so much potential in fisheries, port development, shipping, and a blue economy. I am honored to lay the foundation of Puducherry Port Development under Sagarmala scheme. To promote quality health care, we need quality health professionals. Phase 1 project of Medical College building at Karaikal, new campus is a step in this direction. प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी खेल परिसर में एक सिंथेटिक ट्रैक के काम की भी शुरुआत की, जिस पर 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। In the last 7 years, India has made many efforts to improve fitness and wellness. I am delighted to lay the foundation stone for 400 meters synthetic athlete track at the sport complex here. This is a part of the Khelo India scheme. It will nurture sporting talent
among the youth of India. Sport teaches us teamwork, ethics, and above all, it teaches us sportsman spirit. With the coming of good sports facilities to Puducherry, youth from this state can excel in national and global sports meets. The 100-bed girls hostel constructed at Lospet inaugurated today. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने जिप्पर में एक रक्तदान केंद्र का भी उद्घाटन किया, जिस पर 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी. One sector that will play a key role in the coming years is healthcare. Nations that invest in healthcare will shine. I am inaugurating the blood center in Jipmor. This project will cost about 28 crore rupees. This new facility will accommodate advanced facilities for long-term storage of blood, stem cell banking. The facility will function as a research laboratory and a training center for personal training in all aspects of transfusion. श्री मोदी ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए भारतीय खेल प्राधिकरण के 100 बिस्तरों वाला कन्या छात्रावास भी राष्ट्र को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि पुद्दुचेरी में विकास की अपार संभावनाएं हैं. The direct benefit transfer has helped many beneficiaries under various welfare schemes. This makes people empowered in making their choices. Puducherry has got rich human resources because of various educational institutions present both in government and private sector. It has potential for a lot of industrial and tourism development that will provide a lot of employment of opportunities. इस अवसर पर पुद्दुचेरी की राज्यपाल सौंदरराजन और केंद्रीय भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और जीवन आसान होगा. एक रिपोर्ट. प्रधानमंत्री तमिलनाडु में निवेली ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये लिग्नाइट आधारित ताप बिजली संयंत्र है. इस संयंत्र को 100% राख के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है. इससे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुद्दुचेरी को लाभ होगा. इसमें तमिलनाडु की हिस्सेदारी सर्वाधिक 65% होगी. प्रधानमंत्री कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तंजावुर, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली और तुतुकुड़ी सहित 9 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे. समाचार कक्ष से फरहत नाज. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं. चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम को बाढ़, हिंसा और घुसपैठ से मुक्त कराने पर जोर दिया है. एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद वे नौगांव जिले के बहरामपुर में महामृत्युंजय मंदिर में बोल रहे थे. श्री शाह ने कहा कि असम समग्र विकास के पथ पर है. असम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया, घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है. जो असम हथियार और आंदोलन के लिए जाना चाहता था, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ. 2 दिन पहले ही 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मुख्य धारा में आए हैं. श्री शाह ने आने वाले दिनों में असम और पूर्वोत्तर राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्य बनाने पर जोर दिया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित अन्य
गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री शाह नौगांव जिले के बाटाद्रावा थान में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने असम में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। बाद में श्री शाह आतंकी गुटों के समर्पण समारोह में भाग लेंगे और कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज से 3 दिन के दौरे पर पूर्वोत्तर राज्य जाएंगे। वे आज दीमापुर पहुंचेंगे और क्रिश्चियन स्वास्थ्य विज्ञान तथा शोध संस्थान का दौरा करेंगे। बाद में वे जिला अस्पताल भी जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मोन के जिला अस्पताल में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में नागालैंड के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भारत म्यांमार सीमा पर स्थित लोंगवा गांव का भी दौरा करेंगे। शनिवार को डॉक्टर हर्षवर्धन निर्माणाधीन कोहिमा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और कोहिमा वॉर सिमेट्री भी जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मणिपुर में इम्फाल स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नवनिर्मित न्यूरो ब्लॉक और नर्सिंग स्कूल ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। First, lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. They have also empowered ordinary Indians. व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। एंड सोशल मीडिया हैज बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया मस्ट बी गिवन द फोरम टू रेज देयर ग्रीवेंस एंड रेजोल्यूशन against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा।
सरकार ने कहा है कि भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में त्रिस्तरीय रूपरेखा तैयार की है। 7 राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में तेजी आई है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सबसे अधिक 8,807 दैनिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए। इसके बाद 4,000 से अधिक मामलों के साथ केरल दूसरे स्थान पर और 558 नए मामलों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ टीम भेजी है। ये टीम कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाएंगी और इस पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ बेहतर तालमेल पर सुझाव देंगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण को नियंत्रण में लाने और कोविड जांच को तेज करने पर ध्यान दें। सरकार पहली मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू करेगी। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को भी कोविड के टीके लगाए जाएंगे जो 1 से अधिक रोगों से पीड़ित हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 4 लेन वाले 56 किलोमीटर लंबे NH 45A राजमार्ग का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले दिनों में असम और पूर्वोत्तर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्य बनेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र ने 7 राज्यों में उच्च स्तरीय दल का गठन किया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्ष सभी समझौतों और नियंत्रण रेखा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम का पालन करने पर सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATA पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने के बारे में आज फैसला करेगा। सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा बांग्लादेश के स्वाधीनता दिवस से शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा न लेने का फैसला लिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज 3 विकेट पर 99 रन से आगे खेलेगा। देश में अब तक 1,26,71,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 5,03,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोविड से संक्रमित होने की दर बढ़कर 2.2% तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या कल 2,270 हो गई। महाराष्ट्र में जिला प्रशासन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इसमें जनता कर्फ्यू, 5वीं से 9वीं कक्षा तक की क्लासरूम शिक्षा निलंबित, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने जैसे कदम उठाए गए हैं। राज्य में कल एक दिन में सर्वाधिक 8,807 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई। मुंबई में भी मामलों में वृद्धि देखी गई। यहां 1,167 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के हवाले से बताया है कि राज्य में दवा, मास्क, सैनिटाइजर का पर्याप्त भंडार है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त अभिमन्यु काले ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की 51,425 शीशियां राज्य के पास उपलब्ध है।
साथ ही फेविपिराविर की 20,15,000 से अधिक गोलियां भी मरीजों को देने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा नागपुर में माइलेन लैब में रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगभग 2 लाख शीशियां आपूर्ति के लिए उपलब्ध है। आयुक्त ने कहा, मेडिकल ऑक्सीजन का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसे राज्य के कोविड समर्पित अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र में कल 51,000 से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका दिया गया। लगभग 29,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 22,000 से अधिक को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत और पाकिस्तान ने आज नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बात की। दोनों पक्ष सीमा पर शांति बनाए रखने और परस्पर हित के मुद्दों पर ध्यान देने तथा नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम के सख्त पालन पर सहमत हुए। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने यह दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को दूर करने के लिए हॉटलाइन संपर्क और सीमा बैठकों की मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल आज ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने के कारगर उपाय किए हैं या नहीं। कार्यदल पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखने के मुद्दे पर भी निर्णय करेगा। खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान को राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देशों का ये मानना है कि उसने निगरानी संगठन द्वारा निर्धारित की गई कार्ययोजना के सभी बिंदुओं पर पूरी तरह कार्य नहीं किया है। फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों ने अनुशंसा की है कि पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखा जाना चाहिए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। FATF एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य धन शोधन से संबंधित मामलों की रोकथाम, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता रोकना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के अन्य खतरों से निपटना है। वर्तमान में इस संस्था के 39 सदस्य हैं। पाकिस्तान जून 2018 से निगरानी सूची में है। पिछले साल हुई बैठक में FATF ने पाकिस्तान को वैश्विक धन शोधन और आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में 27 कार्रवाई सूचियों में से 6 को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण इस सूची में डाला था। अगर पाकिस्तान निगरानी सूची या चेतावनी सूची में बना रहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कोलकाता में लोगों से सुझाव मांगने वाले घोषणा पत्र लोक्खो सोनार बांग्ला की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है। लोक्खो सोनार बांग्ला को हमने अगर याद करना है तो हमको बंगाल की संस्कृति जो हम सुनते रहे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये जो इसका गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को समावेश करते हुए सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए 26 मार्च से एक और नई यात्री रेलगाड़ी चलाई जाएगी। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 2 दिन की बैठक के बाद कटिहार रेलखंड प्रबंधक रविन्द्र वर्मा ने कहा कि नई रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका कैंट को जोड़ेगी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेलगाड़ी 26 मार्च से शुरू होगी। कटिहार रेलखंड के मंडल प्रबंधक रविन्द्र कुमार वर्मा ने कहा कि रेलगाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से प्रत्येक बृहस्पतिवार और सोमवार को रवाना होगी और प्रत्येक शुक्रवार और बृहस्पतिवार को ढाका से चलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा न लेने का फैसला किया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। 9वीं से 11वीं कक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तीसरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी।
विद्यार्थियों का आकलन वर्कशीट और गृहकार्य के आधार पर किया जाएगा। नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों का आकलन शीतकालीन अवकाश के दौरान दिए गए गृहकार्य के आधार पर होगा। नर्सरी से दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को अगले शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में बहुत उत्साह है। ये मेला वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। रायपुर के एक व्यापारी पवन कुमार मनसानी ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। सरकार का ये कदम बहुत ही स्वागतपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ही शानदार है। एक ट्रेडर होने के नाते चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय खिलौने यहाँ मैन्युफैक्चरर लोग, जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें, जिससे हम भारतीय खिलौनों को बेचें और विदेशों में भी सप्लाई कर सकें। ये खिलौना मेला अपनी तरह का अनोखा मेला है। इसका उद्देश्य एक ही मंच पर भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हितधारकों को इकट्ठा करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा बोली लगाने वाले शहर के रूप में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को नामित किया है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन की अच्छे मास्टर प्लान, प्रमुख कार्यक्रमों के आयोजन में अनुभव और अनुकूल मौसम के लिए प्रशंसा की गई थी। कई शहरों और देशों ने 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने में रुचि व्यक्त की थी, जिसमें इंडोनेशिया, बुडापेस्ट, चीन, दोहा और जर्मनी की रूहर घाटी शामिल है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 114 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत ने 99 रन से आगे खेलना शुरू किया। कल इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 112 रन पर आउट हो गई। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत की उम्मीदें श्रृंखला के बाकी बचे 2 टेस्ट मैच के परिणाम पर निर्भर करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन्नातु पद्मनाभम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि युवा सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए श्री पद्मनाभम के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनके समृद्ध विचार लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका गायन। हरि तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुद्दुचेरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 4 लेन वाले 56 किलोमीटर लंबे NH 45A राजमार्ग का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आज शाम तमिलनाडु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले दिनों में असम और पूर्वोत्तर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्य बनेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र ने 7 राज्यों में उच्चस्तरीय विशेषज्ञ दल भेजा है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्ष सभी समझौतों और नियंत्रण रेखा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम का पालन करने पर सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATA पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने के बारे में आज फैसला करेगा। सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा बांग्लादेश के स्वाधीनता दिवस से शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा न लेने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता दी।
और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 114 रन बनाए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।